अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कुछ हद तक तो कह ही सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 17 सिद्धार्थ स्टोरी से शुरू करते हैं। अब राधिका कमरे की ओर बढ़ रही थी। वो दो चीज़ सोच रही थी कि अब क्या हो गई है, और सेकंड कि विशाल अगर कुछ भी चीज़ नितिन तक पहुंचा दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे तैसे वो कमरे में पहुंच जाती है। कमरे की दरवाज़ा ओपन थे। राधिका थोड़ी चुप होती है और सामने की ओर देखती है। सोनल खड़ी थी माया के सामने। माया बड़ी रूड तरीके से सोनल की ओर देख रही थी और शायद उसे अब तक तो खरी खोटी सुना भी चुकी थी। वो आहिस्ता कमरे में एंटर करती है। उसकी एंट्री से ही माया उसकी ओर देखती और एकदम से खड़ी हो जाती है और एकदम से उसके पास आने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी दिमाग में बात जाती नहीं? क्या तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बातें? मुझे चीज़ें दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस कमरे से निकलने से पहले मुझसे पूछ के जानी होती है। तभी राधिका बोलती कि तुमने मुझे पिंजरे में बंद नहीं करी है जो मैं खुल के सांस तक नहीं ले सकती हूँ। और कमरे से क्या, मैं बस यहाँ के पार्टी सेंटर पे गई थी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बहस करना बंद करो। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोई कोशिश भी मत करना। क्या बात करके आई हो? व्हाट? क्या बोल रही हो? हाँ, विशाल चक्रवर्ती मिल के आई हो ना उससे? क्या बात करी? क्या बताई उसको? राधिका तो शौक होती है कि पार्टी सेंटर में वो विशाल से मिली है। ये बात माया को कैसे पता? माया तो सो रही थी, सोनल भी पास नहीं थी। वो सोच ही रही थी कि माया फिर से बोलती है, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात हुई? तुमने क्या बताई उसको? इस पर राधिका एकदम से बोलती कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन हुई थी, अनएक्सपेक्टेड। वो एकदम से मेरे सामने आ गए थे, दैट्स इट। कोई बात नहीं हुई, बस हाय हेलो, और मैंने बोली कि मैं अपनी दोस्तों के साथ आई हूँ, दैट्स इट। और कोई भी बात नहीं हुई। मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? जिस पर राधिका थोड़ी चिढ़ के जवाब देती है, तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई। तुम मुझ पे यकीन रखो या ना रखो, दैट्स योर प्रॉब्लम। जैसे तुम्हें ये पता है कि मैंने विशाल से मिली है, उससे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो बाकी चीज़ भी पता कर लो ना कि बातचीतों में क्या बात हुई। खामखा मुझसे पूछ क्यों रही हो? तभी राधिका के सामने आते एकदम से उसके हाथ की कलाई पकड़ती, यू एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भी मत करना, और ना ही ओवर स्मार्ट बनने की। जहाँ तुम्हारी सोच है ना, उससे कई कोसों दूर मेरी सोच जाती है। सो लिमिट में रहा करो। तभी एकदम से राधिका उसकी हाथ झटकने लगती है। पहले तो हाथ छोड़ो, ये तुम्हारी पकड़ने की कोई चीज़ नहीं है, मेरे हाथ है जो बार बार ऐसे पकड़ लेती हो। क्या हालत बना के रखी हो, देखियो इतने निशान पड़ गए हैं। माया एकदम से छोड़ देती है। सोनल एकदम से आती है और बोलती है, मैम प्लीज़ शांत हो जाइए। तो सोनल को और भी बातें सुना देती है। तुम करती क्या हो? अगर चीज़ें तुमसे हैंडल नहीं होती तो बता दो, तुम्हें बदलने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगी। जिस पर सोनल बोलती कि सॉरी मैम, वो आगे से ध्यान रखूंगी। ये बात जितना बोली गई है उतना करके ही दिखाओ। और वो एकदम से राधिका की ओर देखती है। बस कोई भी स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश मत करना, वरना वरना क्या क्या कर लोगी तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। और यही बोलते हुए माया उस कमरे से चली जाती है। सोनल एकदम से राधिका की ओर दिखती है, मैम आप कहाँ गई थी? क्या मतलब कहाँ गई थी? अभी नहीं बोली इसके सामने? पर मैम एक बार इन्फॉर्म करने की चाहिए थी ना। हाँ तो मुझे कैसे पता तुम कौन सी रूम में हो और क्या कर रही हो? मुझे घुटन महसूस हो रही थी, बस ताज़ी हवा चाहिए थी मुझे। आगे सोनल बोलती कि मैम प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा। और यही बोलते हुए सोनल एकदम से कमरे से जाती है। राधिका एकदम से सोफे पर बैठती है। गुस्सा तो इतनी आ रही थी कि सर फोड़ दे, लेकिन क्या करे, वो चुप से बैठी थी। अचानक से नितिन का
नंबर से कॉल आना। राधिका थोड़ी शॉक हो जाती है कि कहीं विशाल ने बता तो नहीं दी। वो कुछ सोच रही थी। रिंग होते होते कॉल कट चुकी थी, फिर से कॉल आते हैं तो कॉल रिसीव करती है। आगे से नितिन बोल पड़ता है, तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो सीरियसली? राधिका बोलती कि मैं इग्नोर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ। अच्छा, इतना क्या बिज़ी होना? तुम किसी गेस्ट पे घर पे हो, फिर भी इतना बिज़ी कि अपने होने वाले पति से तुम मतलब दिन में बात भी नहीं कर सकती? दिन तो छोड़ो, रात में भी नहीं कर सकती तुम? हाँ, 10 मिनट नहीं निकाल पा रही हो तुम मेरे लिए? और तरह तरीके की चीज़ें। राधिका बोलती कि नितिन प्लीज़ डोंट बी एक्ट लाइक ए चिल्ड। बोली हूँ मैं, बस 2 दिन की बात है, शांत हो जाओ। फिर तुम्हें घंटों तक अगर बात करनी है कर लेना, बस सब्र कर लो 2 दिन तक। ऐसा क्या कर रही हो तुम? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हो तुम्हारी रिश्तेदार के वहाँ पे 6 दिन की? जिस पर राधिका थोड़ी चुप हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, क्या करूँ हम। लेकिन इसमें एक चीज़ वो श्योर हो जाती है कि अभी तक विशाल ने कुछ कहा नहीं है। कहा होता तो नितिन का पारा अब तक तो बहुत हाई हो ही जाता। तो फिर राधिका बोलती कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी सिचुएशन को समझो, हम बाद में बात करेंगे। कम से कम टेक्स्ट का तो रिप्लाई कर दो यार। हाँ, मैं कोशिश करूँगी। इसमें भी कोशिश? सीरियसली? बाद में बात करते हैं। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। इधर अक्षु की कॉल आती है। वो तो कुछ देर तक तो बातचीत वहाँ पर कर रही थी। अब देखते देखते वक्त बीत रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद माया उस कमरे में जाती है। उस कमरे में जाते हुए थोड़ी बहुत चेंज वगैरह करती है और फिर वो बैल्कनी की साइड पे जाती है। इधर राधिका को हल्की सी नींद आ रही थी तो वो नींद ले लेती है और इधर माया सिगरेट की पैकेट हाथ में थी, वहाँ से ओपन करती हुई सिगरेट लेती है, जलाती है और हर थोड़ी देर में पफ लेती है। धुआं को छोड़ रही थी और गहरी सोच और शांत आंखें, न जाने क्या सोच रही थी। इधर देखते देखते शाम हो चुके थे। राधिका अब भी सो रही थी। तभी राधिका के फ़ोन में बार बार कॉल आ रहे थे उसके पापा का। माया बहुत देर तक बाहर थी बैल्कनी में और जैसे ही वो एकदम से एंटर करती है तो देखती है राधिका की फ़ोन बार बार रिंग हो रही है और राधिका गहरी नींद में थी। अब रिंग की जो वॉल्यूम थी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी सर में चुभ रही थी। वो एकदम से फ़ोन लेती है और रिसीव करती है। कान में लगाते हुए आगे से आवाज़ आते हैं, बेटा कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? कब से कॉल करा जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक तो हो ना? हाँ बेटा? राधिका? आगे से माया की आवाज़। वो ठीक है, सो रही है, जब उठ जाएगी तो वापस कॉल कर लेगी, आपको इतनी बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। माया की आवाज़ से पहचान जाते हैं मिस्टर वर्धन और वो एकदम से बोलती कि वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो सो रही है। पर इस वक्त वो कभी सोती नहीं है, वो उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ये बात जैसे ही माया सुनती है वो बोलती कि देखिए बेटी आपकी ठीक है, जब उठेगी तब कॉल कर लेगी। और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट करती है। एक क्षण के लिए राधिका की ओर देखती है। राधिका गहरी नींद में थी। तभी एकदम से वो सोनल को कॉल करती है। सोनल आती है। जी मैम, इसे देखो और इसे उठाओ। मैम? हाँ, इसे उठाओ। ओके मैम। तभी वो राधिका के पास आती है और एकदम से राधिका की शोल्डर पे आहिस्ता आहिस्ता टैप करती है। मैम राधिका मैम, आर यू ओके? तब सोनल को लगती है कि राधिका उठ नहीं रही है और इधर राधिका को धीरे धीरे से फीवर आ चुके थे और राधिका की फीवर थोड़ी हटके थी। उसके शरीर में टच करके उसकी फीवर को पता नहीं चलेगी। हल्की सी रेडिश हो चुकी थी। सोनल बोलती कि मैम ये तो उठ नहीं रही है। कैसे उठ नहीं रही है? मैम बुला तो रही हूँ। वो फिर से बुलाती है, राधिका मैम आर यू ओके?
तो देखती है फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इतनी क्या गहरी नींद में हूँ ना कि इतनी बार बुलाने पर भी नहीं उठ रही है। तभी सोनल एकदम से साइड पे बैठती है। सुबह थोड़ी सी बड़ी थी कह सकते हैं। वो बैठती है और एकदम से राधिका की हाथ पकड़ती है, तो उसकी हाथ की हथेली इतनी गर्म थी जो टच करके वो थोड़ी सी चौंक जाती है कि मैम ये तो शायद इनको फीवर है। अगली क्षण माया एकदम से आती है। व्हाट? मैम इनको शायद फीवर है। और सोनल वहाँ पे बैठी ही थी कि माया बस थोड़ी करीब ही आती है, वो छूती तक नहीं है राधिका को। पता नहीं वो क्या देखती है। राधिका की होठ सूख चुके थे, आंखें मानो की ज़बरदस्ती बंद करके रखी, और वो जो माथे पर हल्की सी परेशानी की जो शिकंज होते हैं ना, कुछ जैसे कि वो उसे तकलीफ हो रही है, कुछ ऐसी वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है। कॉल डॉक्टर राइट नाउ। जी 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 मैम। और वहाँ से एकदम से सोनल अपनी ओर जाती है। वहाँ से वो फ़ोन से कॉल करती है डॉक्टर को, और वहाँ पे सारी चीज़ फैसिलिटीज़ वगैरह थे। माया मल्होत्रा है, वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं सेकंड में। हर कुछ ही मिनट में वहाँ पे डॉक्टर पहुँच जाते हैं अपना सेटअप वगैरह लेके। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, राधिका को अच्छे से चेकअप वगैरह करने लगते हैं। तो उसे बस फीवर थी, हो सकता है कि स्ट्रेस ली है उसी के चक्कर में, और एकदम से अचानक से जर्नी करी है नई सिटी। कभी कभार ऐसे होते हैं कि हम नई जगह पे जाते हैं तो नई जगह की वातावरण हमें पसंद नहीं होते, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, भाते नहीं हैं मतलब। तो राधिका के साथ भी वही हुई थी, तो उसे थोड़ी सी फीवर आ चुकी थी। और राधिका की फीवर आए तो समझना थोड़ी टफ है। उसकी नेक में थोड़ी बहुत रैश आ जाएगी और हाथ की हथेली गर्म हो जाएगी, बाकी शरीर नॉर्मल रहेगी। ये थोड़ी डिफरेंट थी। तो डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं और एकदम से बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी फीवर वगैरह है, वो ठीक हो जाएगी, दवाई दे दीजिएगा। ये बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। माया कुछ काम करने के लिए, उसे कुछ चीज़ थी तो वो वहाँ से चली जाती है। सोनल को बोल के जाती है कि ये कमरे से कहीं जा ना पाए, और दवाई वगैरह। तभी सोनल बोलती है जी जी मैम। इधर राधिका लगभग 9 बजे तक वो एकदम से उठती है। उसके पूरे शरीर में ऐसे मानो कि पता नहीं उसने क्या करके रखी हो। ऐसे ऐसे जगह पे दर्द होने लगती कि वो एकदम से उठ के बोलती है आउच, इतना पेन क्यों हो रही है मुझे। सोनल उसी कमरे में थी, एक साइड पर बैठी हुई, और वो एकदम से आती है। मैम आई ओके, अब आपको ठीक लग रही है? ये पता नहीं ये मेरी बॉडी में इतनी पेन क्यों हो रही है। वो एक्चुअली आपको फीवर आई थी और मुझे पता नहीं, शायद आप फीवर की चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती हो, तो लगभग कह सकते हैं कि आप वो बेहोशी की हालत पे थे। डॉक्टर बुलाई गई, चेकअप वगैरह सब हो चुके हैं, अभी आपको खाना खानी है और उसके बाद दवाई। तभी राधिका एक बार इधर उधर देखती है तो कमरे में माया थी ही नहीं। वो एकदम से सोनल की ओर देखे बोलती है और तुम्हारी मैडम? वो मैम को कुछ काम थी तो वो बाहर गई है। अच्छा, और तुम्हें छोड़ दी गई है ना पहरेदारी करने के लिए? आगे सोनल कुछ नहीं बोलती है। इधर सोनल एकदम से राधिका को बोलती कि मैम वो आप अपने पापा से एक बार बात कर लीजिए, वो शायद आपको कॉल करे थे। तभी राधिका को याद आती कि हाँ, उसने अपने पापा से बात वगैरह नहीं करी पूरे दिन में। तो वो कॉल करती है फटाक से और उसके पापा रिसीव कर लेते हैं। बोलते कि बेटा तुम ठीक हो? हाँ, ये क्या हो गए थे जो शाम को सोने पड़े तुम्हें? वैसे तो तुम शाम को सोती नहीं हो। पापा आपने कॉल करे थे, मैं उठा नहीं पाया। बेटा वो माया वो उठा ली थी। अच्छा, और उन्होंने कहा कि तुम सो रही हो, जबकि तुम इस टाइम पे सोते नहीं हो। सब ठीक है ना बेटा? राधिका इतनी डिटेल्स नहीं बताती कि मुझे फीवर वगैरह हुई है, ये सब नहीं बताती। वो बोलती हाँ पापा, वो बस ऐसे ही जानी करके आए हैं ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी इसलिए सो गई थी। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हूँ। थोड़ी बहुत वो अपने पापा से बात करता है और उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। इधर वो अक्षु को भी थोड़ी बहुत टेक्स्ट कर देती है। अक्षु के बहुत सारे टेक्स्ट आए हुए थे
और उसके बाद वो हल्की सी फ्रेश हो जाती है और तब तक माया भी आ चुके थे। डिनर का टाइम थे, ये लोग तीनों डिनर करते हैं और डिनर करते ही जो सोनल है वो अपनी रूम में चली जाती है। इधर माया वो बेड पे बैठी हुई मैगज़ीन या कुछ तो पढ़ रही थी। राधिका चुप से सोफे पर बैठी हुई थी। इतनी लंबी नींद लेने के बाद उसे वापस नींद आना थोड़ी टफ थी ना, तो बस इधर उधर देख रही थी। तभी ध्यान जाती है माया की ओर। माया बस एक टक मैगज़ीन की ओर ध्यान थी और अब की बार जो मैगज़ीन थी वो उस टाइप का थी नहीं जिसमें दो गर्ल्स एक दूसरे को किस करें, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका थोड़ी देर खुद ही की सोच के बारे में सोचती है कि यार कुछ ज़्यादा सोच ली क्या मैंने, ऐसे सच में वे ऐसी टाइप की है। वो इस तरह से घूर के माया को देख रही थी कि माया एकदम से बिना देखे बोलती कि ऐसे क्या घूर रही हो तुम, मुझे कुछ कहना है तो कह सकती हो। राधिका थोड़ी चौंक जाती कि वो तो मेरी तरफ देखी भी नहीं है। तो राधिका बोलती कि मुझे कोई शौक नहीं चढ़ी है तुम्हें देखने की, मेरे देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमसे तो बेहतर ही है। अच्छा तो मत देखो और घूरना बंद करो और सो जाओ। तो राधिका बोलती कि बढ़िया ही बदतमीज़, और यही बोलते हुए सोफे पर दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। अब कमरे की एसी की टेम्परेचर इतनी कम थी कि राधिका को ठंड बहुत लग रही थी और एसी की रिमोट लगभग माया की साइड में ही थी। राधिका एक बार माया की ओर देखती है। माया अब भी वो मैगज़ीन पढ़ रही थी और वो एक बार एसी की ओर देखती, मन ही मन बोलती कि इसको अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब जनरल नॉलेज। किसी इंसान को अगर फीवर आई हुई है तो इतनी ठंड नहीं करनी होती है रूम को, नहीं इसको तो अपनी ही गर्मी है, क्या करूँ। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी ना जो इससे टकराई। भगवान को कुछ तो दे देते इस लड़की में, सेंस अक्ल कुछ भी दे देते, बस गुरूर दे दिया भर भर के आपने। और यही वो बड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ फेस करके चादर को अच्छे से ओढ़ के वो सो जाती है। अब मेडिसिन की असर भी है। अब अचानक उसकी नींद टूटती रात के 12 बजे के आसपास। हल्की सी गर्म की एहसास हो रही थी उसे, तो एकदम से वो अपने ऊपर से वो चादर को हटा देती है। गर्मी क्यों लग रही है अचानक से, पहले तो ठंड लग रही थी। और जैसे ही वो एकदम से उठ के बैठती है तो देखती है एसी की टेम्परेचर पहले से अब ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो घूर के माया की ओर देखने लगती है। माया अपनी आंखों में मास्क पहन के सो जाती है। तो राधिका को थोड़ी ऑड लगती है, इसने टेम्परेचर बढ़ाई है। आई मीन तभी वो सोचती कि इसको खुद ठंड लग रही होगी तभी इसने किया, और यही सोचते हुए बाद में अच्छे से सो पाती है, सो जाती है। अगली मॉर्निंग एक साइट में जानी थी माया को, तो लगभग 9:30 बजे तक ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। राधिका पहले से बेटर फील कर रही थी। यहाँ पे सोनल राधिका को ये इन्फॉर्म करती है कि उसे भी साथ में जानी होगी। अब इसके अलावा राधिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ से ये लोग निकलते हैं, कार में बैठते हैं और एज़ यूजुअल माया ड्राइव कर रही थी, साथ सोनल बैठी थी, पीछे राधिका। राधिका बोर हो रही थी। लगभग 40 मिनट से माया ड्राइव कर रही थी, रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। तो बोर हो जाती है और सॉन्ग वगैरह तो बजते ही नहीं है। और इन दिनों पता नहीं क्यों जो माया है वो रेडियो तक नहीं सुनती है। तो वैसे तो जितनी दिन वो थी माया के साथ आती जाती है, कारी में बैठती तो कुछ हद तक तो वो रेडियो सुनती है, लेकिन अभी एकदम से शांति थी। तो एकदम से वो फ़ोन से अक्षु को टेक्स्ट करती है, गुड मॉर्निंग। अक्षु बोलती है क्या बात है, लगता है आज थोड़ी अच्छी दिन है तेरी, जो ऐसे सुबह आगे से गुड मॉर्निंग कह रही है, क्या बात है। वो मिस माया मल्होत्रा द खड़ूस कहाँ है। तभी एकदम से राधिका रिप्लाई करती है, बदतमीज़, उसकी तो बात मत कर, तुझे सुबह मुझसे बात करनी होती है या उसके बारे में बात करनी होती है। और कभी कभार ये दोनों भूल ही जाते हैं कि माया के पास सारे एक्सेस है, वो ये सारे टेक्स्ट देख सकती है। माया जब ड्राइव कर रही थी साइड में उसकी टैब थी, वो ओपन हुए थे कुछ लोकेशन वगैरह, तो वहाँ पे ऑलरेडी सारे चीज़ आ रहे थे, कौन क्या बोल रहे हैं। ये दोनों माया के खिलाफ ही बोल रहे थे। इधर सोनल की जैसी नज़र पड़ती है, सोनल एकदम से शॉक होती है। वो पीछे राधिका की ओर देखते हुए बोलती कि मैम। राधिका भी बोलती है कि क्या मैम, आपकी मैसेज।
तभी राधिका को याद आती है और वो एकदम से फ़ोन साइड में रख देती है। मनीवर बोलती शिट, मैं कैसे भूल गई, अब ये मुझे बातें सुनाएगी। लेकिन माया कुछ भी नहीं बोलती है। इधर से लगभग 1 घंटे 20 मिनट की ड्राइविंग करते हुए ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं और जैसे ही कार से उतरने लगते तभी अचानक से राधिका के सामने नितिन आ जाता है। लेकिन नितिन का फेस दूसरी तरफ था। राधिका जैसे ही नितिन को देखती है वो एकदम से कार में बैठ जाती है। सोनल एकदम से बोलती कि मैम। माया भी खड़ी हो जाती है। माया को वेट करना तो कतई पसंद नहीं थी। वो सोनल की ओर देख के बोलती कि अब क्या इशू है। तभी सोनल एकदम से आती है राधिका के पास। मैम आप आइए। अरे वो नितिन, मैं बाहर नहीं आ सकती। वो अगर मुझे देखेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी माया आती है, बोलती कि आई डोंट केयर, तुम्हें अभी ही कार से उतर के साथ जानी पड़ेगी। यू हैव नो अदर ऑप्शन मिस राधिका। राधिका भी बोलती कि अरे ठीक है ना, बस 2 मिनट, वो बस यहाँ से हट जाए। माया बोलती कि 2 सेकंड भी नहीं। तुम आ रही हो कि नहीं। तभी राधिका देखती है जो नितिन का फेस है वो दूसरी तरफ था। वो किसी से बात तो कर रहा था, मतलब साइड से उसका फेस नज़र आ रहे थे। इधर वो एकदम से निकलती है और निकलते हुए सोनल को बोलती है प्लीज़ मुझे कवर कर लो, बस मुझे देख ना पाए। वो मेरा मंगेतर है, अगर देख लिया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़, उसको नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, सो प्लीज़। तभी सोनल बोलती कि ओके मैम। तो सोनल एकदम से राधिका के साइड चलती है। नितिन एक बार के लिए इस तरफ देखता तो है तो उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, जैसे कि वो किसी को देखा है कुछ क्षण के लिए। लेकिन अगले ही क्षण वो अपना काम पे ध्यान देती है और जिससे बात कर रहा था उससे बात करने लगता है। और इधर ये लोग एक जगह पे चले जाते हैं, थोड़ी बहुत अंदर के साइड पे। एक बार राधिका पीछे मुड़ के ज़रूर देखती कि नितिन ने देखा कि नहीं। तो देखता है नितिन जो है वो कार में बैठ के चला जाता है। उस वक्त राधिका को तसल्ली होती कि चलो शुक्र है कुछ देखा नहीं। वहाँ से ये लोग थोड़ा और अंदर की ओर जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा साइट था जहाँ पे कुछ काम वगैरह कंस्ट्रक्शन के ऑलरेडी चल रहे थे। माया जैसे ही वहाँ पे पहुँचते सारे लोग एकदम से थोड़ा चौंकाने हो जाते हैं वहाँ पे। और एकदम से वहाँ से एक इंसान आते हैं और एकदम से बोलते कि हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। माया बोल पड़ती है कैसे चल रहा है काम, सब ठीक है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो इंसान थोड़ा पॉज हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है और आगे एकदम से बोल पड़ते कि अब जी मैम, वो सब ठीक है। फाइल कहाँ है। तभी एक और इंसान एकदम से भागते हुए आता है और एक फ़ाइल माया की ओर बढ़ा देता है। माया वो फाइल ओपन करती है, लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ पे डिफरेंट तो थी। इतने बड़ा साइट है वहाँ पे, सब लोग काम करना चाहिए था, उस हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रहे थे। सोनल इधर से उधर आसपास अच्छे से देख रही थी, कुछ तो गड़बड़ नज़र आ रही थी उसे। समथिंग इज़ फिशी लाइक। इधर राधिका भी सोनल के साथ ही खड़ी थी, तो ऐसे सोनल को इधर उधर देखते हुए देख वो बोलती कि क्या हुआ। पहली बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैम आज इस साइड पे क्यों आई है। वो इस साइड पे आने की कोई बात तो नहीं थी। अच्छा, तुम्हारी मैडम तुमसे चीज़ें बताकर भी करती है। नहीं, मतलब वो नहीं करती है, बट एटलीस्ट अगर किसी साइट पे हमें जानी हो, कोई बिजनेस डील हो, तो एटलीस्ट वो मुझे पहले से पता होती है। अच्छा, तो इस बारे में तुम नहीं जानती थी। नहीं, और जितने सारे वर्कर यहाँ पे काम करने चाहिए थे उतने सारे हैं नहीं। कुछ तो पता नहीं, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रही है। तभी राधिका भी एक बार आसपास की ओर नज़र डालती है। अब साइट के अनुसार कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह चल रहे थे, तो जितने लोग वहाँ पे मौजूद होने चाहिए उतने थे नहीं। वो भी बोलती कि एक बात बताओ, ये सच में साइट है और इसमें कोई काम भी हो रहा है। हाँ, हमारे ये एक मेगा प्रोजेक्ट का एक बस छोटा सा हिस्सा है। इसका तो काम शुरू हो गए थे पर अभी तक कुछ काम बढ़े नहीं। और तुम्हारी मैडम तो एकदम से शांत खड़ी है। उसको बोलो, और एक बात और बताओ मुझे, ऐसी जगह पे तुम लोग आते हो बिना सिक्योरिटी के, अगर कुछ हो जाए तो।
आगे सोनल कुछ बोलती नहीं है। सोनल बस चारों ओर देख रही थी। ऐसे लग रही थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तभी सोनल आती है माया के पास। मैम, माया बोलती कि बोलो। मैम, कुछ तो गड़बड़ है। कंस्ट्रक्शन के साइट के काम जब से शुरू हुई है तब से अगर अब तक प्रॉपर काम हो, अब तक तो बहुत आगे बढ़ जानी चाहिए थी। इस बात को माया सुनती तो है पर उसकी कोई भी रिएक्शन या रिस्पॉन्स आती नहीं है। सोनल भी थोड़ी शॉक्ड खड़ी थी। और सोनल की ये बात सुन के माया के सामने जो इंसान खड़ा था वो थोड़ा अब घबराने लगता है। ऐसे जानो कि अब वो धीरे धीरे नर्वस हो रहा था। माया एक नज़र बस उस शख्स की ओर देती है और तभी अचानक वहाँ पे कुछ हलचल से उठते हैं। अब कंस्ट्रक्शन साइट है, बहुत सारे जगह पे छोटे छोटे घर बनाए गए थे लोगों के लिए, जो लोग वाकर है वहाँ पे काम वगैरह करेंगे उनके लिए। वहाँ से अचानक से बहुत सारे लोग आने लगते हैं, वो भी चेहरे पर मास्क पहने हुए। सोनल को वही डर थी। सोनल एकदम से बोलती कि मैम, और सोनल के पास भी एक गन थे फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सोनल एकदम से गन निकालती है। इधर राधिका एकदम से शॉक्ड, ये क्या क्या हो रहा है। और जो लोग आ रहे थे उनके पास भी कुछ न कुछ थे। किसी के पास गन थे, किसी के पास चाकू, किसी के पास डंडा, कुछ ऐसी चीज़ें थे। तभी वो शख्स जो माया के सामने खड़ा था वो एकदम से हाथ जोड़ लेता है कि मैम बचा लीजिए मैम, ये लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान करके रखे हैं। मैम हर रोज़ यहाँ पे आके चंदा मांगते हैं कि पैसे दो, पैसे के अलावा यहाँ पे काम कंटिन्यू कर नहीं सकते। मैम बहुत परेशान करके रखे हैं, कुछ करने नहीं देते ये लोग। माया बस शांत खड़ी थी और तभी वहाँ से एक और शख्स आते हैं और वो शख्स आके सीधा माया की ओर देखता है। हाँ तो तुम हो माया मल्होत्रा। माया उस फाइल को बंद करती है, अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करती है, बड़ी एटीट्यूड के साथ कहती है, पहचान बताने की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। बातों से तो लगता है अकड़ बहुत है तुम्हें, पर उससे हमें क्या, ज़मीन हमारी, और अगर इस ज़मीन में कुछ कर रहे हो तो उसके लिए चंदा तो देने पड़ेंगे। पैसे मांगता है उनको, पैसे दो, फिर चाहे जो भी करो। जिस पर माया बड़ी एटीट्यूड के साथ अपनी गॉगल्स उतारती है और घूरते उस इंसान को देखती है। उसकी अभी भी वो शांत लहजा थी। अच्छा, ज़मीन के ऑनर तुम हो? नहीं, पर यह ज़मीन मेरा ही है। इस इलाके के जितने भी ऐसे लोकल एरियाज़ के जितनी भी ज़मीन लैंड वगैरह है वो सब मेरा ही है। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स? मैं दिखा सकती हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसमें जितनी भी चीज़ें होगी वो मेरे हिसाब से होगी। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? कोई वजह? अब माया की एटीट्यूड इतनी है कि सामने वाले इंसान को गुस्सा दिला देते हैं और वो एकदम से बंदूक ताल देता है माया की ओर। ये बकवास मत कर, चुपचाप पैसे दे और तुझे जो करना है वो करना। काहे का दिमाग खराब कर रही है तू मेरा? जिस पर माया बोलती है, बंदूक तानने से पहले मैं कौन हूँ एक बार पता कर लेते। तुम लोगों को 5 मिनट का वक्त दूंगी। अगर 5 मिनट में अपने सारे लोगों को मुझसे माफ़ी मांग के ना जाओ ना, तो फिर तुम लोगों का जो हर्ष होगा ना, उसको लिए तुम लोग तरसोगे कि क्यों मेरे पास आके ये हरकतें करें, खुद को कोसोगे। अब एटीट्यूड भरी आवाज़ इधर राधिका बोलती कि पागल हो क्या? ऐसी सिचुएशन में भी अपनी एटीट्यूड दिखानी है तुम्हें? और इतनी बड़ी हस्ती हो तुम, अपने साथ वो रख नहीं सकती हो? हाँ, कोई सिक्योरिटी रख नहीं सकती हो, बॉडीगार्ड वगैरह? दिखने में सोचती हो तुम क्या कर लोगे इतने सारे लोगों का? 10-15 लोग हैं और हम 3, क्या करेंगे? कराटे आती है तुम्हें या यहाँ पर भी तुम्हें स्मार्ट बनना है, शाना बननी है? जिस पर माया बस एक लुक देती है राधिका की ओर। राधिका थोड़ी पैनिक कर चुकी थी क्योंकि इससे पहले ऐसी सिचुएशन में वो कभी नहीं फंसी थी और सबके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ थे। सब एकदम से इन्हीं तीनों को घेर लेते हैं। सामने वाला जो बंदा था वो डर के मारे पीछे हो चुके थे। राधिका तो बस वो पैनिक जोन में बस बार बार सोनल की ओर देख रही थी और माया को कोस रही थी। माया की फेस एक्सप्रेशन अब भी नॉर्मल थी। वो अभी भी अपनी दोनों हाथ को फोल्ड कर खड़ी थी।
वो इंसान भी थोड़ा ताज्जुब हो जाता है कि इतनी नॉर्मल रिएक्शन कोई कैसे दे सकते इस हालात में। बंदूक के आगे खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, गोली भी लग सकती है, लेकिन माया की आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं थी। वो एक बार चारों ओर देखती है। 15 से 16 लोग होंगे जो चारों ओर घिर के रखे थे। तभी वो इंसान बोल पड़ती कि देख भाई, तेरे से मेरा कोई लेना देना है नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे दे दे, तू अपना काम करना, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बस पैसे दे दे। माया बोलती कि 1 रुपये भी नहीं मिलेगा तुझे। इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी वो अपने लोगों को इशारा करते हैं तो एकदम से आते हैं कुछ लोग, सोनल को घेर लेते हैं और एक शख्स तो एकदम से क्या करते हैं, बंदूक डाल देते हैं राधिका के सर पर। गले पे एकदम से हाथ मड़ोते हुए एकदम से राधिका बोल पड़ती है, अरे अरे मुझे छोड़ दो भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, जिससे पैसे मांग रहे हो उससे निपटो ना यार, ये क्या ज़बरदस्ती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो छोड़ दो। सोनल भी बस एक टक माया की ओर देख रही थी। तभी वो शख्स बोलता है कि देगा कि नहीं बस ये बोल, वरना ये लड़की मारे जाएगी। जिस पर एक टॉन्च काटती हुई स्माइल के साथ माया कहती है, मार दो, वो मेरी कुछ नहीं लगती है, अगर वो मर भी जाए तो मेरा कुछ नहीं जाएगी, मार दो। इस बात से राधिका बोलती कि अरे पाप लगेगी पाप, ऐसे बोलती हूँ, 6 दिन के लिए हूँ या जितनी भी, पर हूँ ना, और मेरे मम्मी पापा से प्रॉमिस करी थे तुम लोगों ने कि मुझे कुछ नहीं होने दोगे, अब ये क्या। तभी माया बोलती कि शट द फक ऑफ योर माउथ। राधिका चुप हो जाती है। इधर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी। तभी एकदम से माया सबकी ओर देखते हुए बोलती कि कितने पैसे देते हैं ये तुम लोगों को। तभी वो इंसान बोलते कि क्या मतलब है तेरा, हाँ कितने पैसे देता हूँ का क्या मतलब है, तुझसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ बताओ तुम सबको कितने पैसे देते हैं ये सब करने के लिए। लेकिन सब एकदम शांत थे, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। अगली क्षण माया बोलती है कि 1-1 लाख रुपए दूंगी, मेरे साइड आ जाओ। भाई 1 लाख रुपए एक लोग को, सब थोड़ी बहुत शौक हो जाता है। और वहाँ से एकदम से कुछ लोग बोल पाते कि मजाक चल रहा है क्या, मजाक कर रहे। मजाक नहीं, माया मल्होत्रा कोई मजाक करती नहीं है। 1-1 लाख रुपए, सोच लो, आज के बाद तुम लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब ये सोचो, क्योंकि यहाँ से कोई बच के तो नहीं जा पाएंगे, इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ। लेकिन तुम लोग अगर मेरे साइड आ जाओ तो आसानी से बच सकते हो और ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। अब है तो लालच ही सबके मन में, सभी एकदम से अपने अपने गन वगैरह एकदम से फेंक देते हैं, चाकू वगैरह। राधिका के जो इंसान एकदम से पकड़ा हुआ था वो भी एकदम से छोड़ देता है और वो एकदम से आता है माया के पास। हाँ जी मैडम बोलिए, क्या करने पड़ेंगे, आप जो बोलेंगे वही करेंगे, कहे तो अभी इसको ठोक देते हैं। इन लोगों का जो वो बॉस था, वो उस बंदे की तो हवा टाइट हो चुके थे। ये सीन देख के पल में ही एकदम से सब कुछ पलट चुके थे। वो एकदम से बोलते कि ये तो तुम सब मेरे लिए काम करते हो, भूल गए हो क्या, पगार देता हूँ मैं तुमको, ऐसे कैसे तुम पलट गए। अरे सर 10-10 हज़ार का पगार देते हो, वो भी महीने का। ये मैडम एक ही पल के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे, आपको क्या लेना देना है, हमें तो बस पैसों से मतलब है ना, आप हो कौन, हम आपको जानते तक नहीं है। दाव पूरी तरह से उल्टी पड़ चुकी थी। राधिका वॉज शॉक्ड। वो एकदम से आती है सोनल के पास और बोलती है ये क्या है, यही तो है। भाई एक बार पहले भी आपने मुझसे पूछी है कि तुम लोगों के पास कोई बॉडीगार्ड वगैरह नहीं है, तब मैंने कही थी ना मैम को बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। राधिका बस शांत थी और ये सारे सीन देख रहे थे। तभी माया उस शख्स की ओर देखते हैं जो बंदूक टाने खड़े थे। तभी वो बंदा एकदम से अपना बंदूक नीचे कर लेता है और बोलते कि देखे मैडम, आप ऐसा कर नहीं सकते, मैं ऐसा कर चुकी हूँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। तभी एक और बंदा आता है और बोलते कि अरे मैडम क्या बातों को करके ऐसे वक्त ज़ाया कर रहे हो, आप ऑर्डर दीजिए, अभी के अभी ठोक देते हैं इसको। तभी वो बंदा बोलती कि यार तू मेरे टीम में काम करता है यार, मेरा आदमी है तू, सर
वो तो बस कुछ मिनट पहले तक था ना, अब तो हम सब मैडम के अंडर में काम करते हैं। आप है कौन सर? ओह सॉरी, तू है कौन बे? यहाँ पे अलग ही सिचुएशन थे। माया फिर से दोहराती है, लिसन, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? माया की इतनी एटीट्यूड और इतनी ख़तरनाक लुक देख के आप वो बंदे में डर आ जाता है। वो बंदा एकदम से बोलते कि कोई पैसा नहीं चाहिए, और वो एकदम से वहाँ से जाने लगता है। तभी माया कुछ इशारा करती तो उसके ही लोगों उसको पूरी तरह से घेर चुके थे। ऐसे कैसे जा सकता है तू? ऐसे हिसाब तो निपटा के जाना। ये देखो, मत भूलो कि मैं तुम सबका बॉस हूँ। था, हम सबका बॉस तू था, अब नहीं है। अब तो मैडम कुछ भी बोले हम सब कुछ कर लेंगे। तभी एकदम से माया बोलती है, चलो एक और मौका मैं तुमको दूंगी, जैसे कि मैं देती नहीं हूँ वैसे। किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? ये सब के पीछे कौन है? तभी वो बंदा एकदम से घबरा जाता है। वो बोलना नहीं चाह रहा था। माया बोलती कि मेरी एक इशारा काफ़ी है तुम्हें ख़त्म करने के लिए। डेमो दिखाऊं? तो बस वो एकदम से बस आंखों से इशारा करते तो उसके ही एक बंदे ने उसको एकदम से मारता है मुक्का, और एक और आके वो भी मारने लगते। वो 3-4 मुक्का खा के उसकी हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। वो एकदम से हाथ जोड़ रहे थे, मैं बोल रहा हूँ मैडम, वो बोल रहा हूँ, गुड फॉर यू, बताओ। तभी वो बंदा कुछ लोगों का नाम लेता, और उस कुछ लोगों में से एक नाम नितिन चक्रवर्ती का भी था, जो सुनते हुए राधिका शौक को अपनी मुट्ठी कंच लेती है। इधर माया सब कुछ सुनती तो है पर कुछ रिस्पॉन्स करती नहीं, बिल्कुल एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। इधर राधिका सोच रही थी, नितिन ये सब क्या है? इधर वो शख्स एकदम से गिड़गिड़ाने लगता है माया के सामने, मैडम मुझे कुछ मत करे, आप जो बोलेंगे वही करूँगा, मुझे कुछ मत करे, मुझे छोड़ दे। तभी माया बोल देगी, मुझे जो करनी है वो मैं खुद करूँगी, तुम सब चले जाओ यहाँ से। और जैसे सब जाने लगते तभी सोनल को माया कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब माया जो बोली है वो तो करेगी। वो उन सब लोगों को जिनको वो बोली थी कि 1 लाख देगी सबको एक एक करके, तो बोल के वो बोल देती है कि दे देना। अब लालच बुरी बला है, सब एकदम से लालच में आते कि मैडम हमें अपने साथ रख लो ना, हम आपके अंडर में काम करेंगे, आप जो भी बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। माया कुछ सोचती है और बोलती कि अच्छा, आर यू श्योर? हाँ मैडम, ठीक है। वहाँ पर माया बस कुछ बोलती तो नहीं है पर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहे थे। यहाँ से ये लोग दूसरे साइड पे जाते हैं। अब दूसरे साइड के कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग थे पर ठीक थे, इसके जैसे थे नहीं। वहाँ से एक और साइड पे, लगभग 3-4 साइड पे ये लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहीं पर थे और माया सीधा यहीं पर आती है। सवाल थे कि माया को ये सब के बारे में कैसे पता। तो रही बात, माया मल्होत्रा को सब कुछ खबर होती ही है। यहाँ से देखते देखते दोपहर होती है, दोपहर से शाम। दोपहर में एक रेस्टोरेंट पे जाके ये लोग जल्दी से लंच वगैरह कर लेते हैं और एक क्लाइंट से भी मिलते हैं, जो फाउंडर होते हैं उनसे भी मिलते हैं। और उसके बाद देखते देखते शाम होते हैं 4 बजे और ये लोग आखिर में जाते हैं होटल। उस दौरान अक्षु की बहुत सारे कॉल आते हैं। इधर राधिका आज की जो सिचुएशन है वो उसके थोड़ी सी वो हिल चुकी थी और वो ज़्यादा किसी से बातचीत करती नहीं, थोड़ी सी चुप हो गई थी। वे लोग जैसे ही होटल पहुंचती है, माया सीधा जाती है वॉशरूम। वो अच्छे से फ्रेश होती है, फ्रेश वगैरह होकर आती है और देखती है जो राधिका है वो सोफे पर बैठी हुई थी, सोच रही थी, अपनी नाखून को चबा रही थी। नर्वसनेस में होते हैं ना, ऐसे दांतों से काट रही थी। माया जैसी आती है वो टावल ग्राउंड में थी, उसके बाल भीगे हुए थे, आंखें अब भी वही गहरी और चेहरे पर नो रिएक्शन। वो आती है एकदम से राधिका के सामने खड़ी होती है। राधिका एकदम से उठ के खड़ी थी। माया बोली कि तुम और वो तुम्हारा फियांसे, तुमने आपस में मिल के ये सब करने की सोची ना मेरे खिलाफ? हाँ, ये सब प्लान पहले से बना ही था ना तुमने?
मुझसे मिलने के बाद, और इसीलिए तुम वो पेन ड्राइव अपनी बॉयफ्रेंड को देना चाहती थी। एम आई राइट? राधिका बोली, ये पागल हो क्या? हाँ, मुझे ये सब के बारे में नहीं पता थी। और रियली मिस राधिका वर्धन, मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि इसके बाद तुम्हारा और तुम्हारा उस बॉयफ्रेंड का क्या हर्ष हो सकता है। राधिका भी थोड़ी बहुत गुस्से में आती है और वो भी थोड़ी कदम बढ़ा के बोलती है, एक्सक्यूज़ मी माया मल्होत्रा, अगर इतनी ही शौक है ना तुम्हें चीज़ों को सोचने की आगे की, तो ना सच पता कर लो पहले। मैं नितिन की हरकतों से वाकिफ़ नहीं हूँ, और अगर वो कुछ कर भी रहा है ना तुम्हें रोकने के लिए, तो सही कर रहा है। ये बात जैसे ही राधिका की सुनती है माया, वो एकदम से आती है, फिर से गला पकड़ने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है। राधिका बोलती है, डोंट यू डेयर, क्योंकि माया की एकदम से कॉल बजने लगती है। तो माया एकदम से बेड साइड पे जाती है, वो फ़ोन की ओर देखती है, फ़ोन हाथ में लेती है। राधिका एक टॉवल लेती है और एकदम से बड़बड़ाते हुए वहाँ पे चली जाती है वॉशरूम, आई बड़ी अपना रौफ दिखाने। यही बोलते हुए वो वॉशरूम चली जाती है, उसे भी फ्रेश होनी थी। सोनल एकदम से आती है। माया और सोनल कुछ तो बात करती है, माया कुछ इंस्ट्रक्शन देती है सोनल को, वहाँ से सोनल चली जाती है। अब देखते देखते शाम हो चुके थे। शाम से थोड़ा और वक्त बीतता है। राधिका आती ही बैठ जाती है, फ़ोन पे अपने पापा से बात करती है, थोड़ी सी अक्षु से। वो किसी को नहीं बताती है कि आज क्या हुई थी। अब देखते देखते वक्त जा रहे थे और कल के दिन थे टेंडर पास होने की। इधर माया भी कुछ देर के लिए बाहर गई थी, और जब वो वापस आती है होटल रूम में, वो एक बार राधिका की ओर देखती है और बोलती कि कल दोपहर तक टेंडर पास हो जाएगी और उसके बाद वापस मुंबई। एक बात ध्यान रखना, इसके बाद आइंदा से मेरी सामने आने की कोशिश भी मत करना। मुंबई जाते ही तुम्हारे घर जा सकती हो। और यही बोलते हुए माया जैसी जाने लगती है कि वो वापस आती है, राधिका की ओर देखती है, और एक बात, कल के बाद तुम्हारी हो स्टूडियो की कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म। कल के बाद से तुम्हें स्टूडियो पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे से ध्यान रखना, ना तुम कभी मेरे सामने आ पाओ और ना ही तुम्हारा साया तक मेरे सामने आए। माइंड इट। और अगर गलती से भी मुझे किसी भी चीज़ की भनक हुई कि तुम अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो माइंड इट, तुम्हें मिटाने के लिए मुझे 1 मिनट तक नहीं लगेगी। और हो सके तो अपना बॉयफ्रेंड को समझा दो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, अपना काम से मतलब रखें। और यही बोलते हुए माया बैल्कनी की साइड पे जाती है, सिगरेट की पैकेट लेते हुए। राधिका को एक तसल्ली होती है कि चलो इसकी जंगल से तो मैं आज़ाद होंगी, और फाइनली अब उसे स्टूडियो पर भी नहीं जानी पड़ेगी। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब थे तो बस कल के दिन, अब देखेंगे कल के दिन में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा, बाय बाय।